जी नमस्कार। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं राजेश वर्मा। चाणक्य न्यूज इंडिया के नए हस्ताक्षर कार्यक्रम में आज मेरे साथ आदर्श शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन मऊ के प्रखंड रतनपुरा के अध्यक्ष ऋषिकेश सिंह, प्रेम से लोग इनको रिंकू सिंह भी कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और नए हस्ताक्षर के चाणक्य न्यूज इंडिया के इस कार्यक्रम में आज हम इनसे बातचीत करेंगे। आपके बारे में मैं बता दूं कि आप पेशे से एक शिक्षा मित्र हैं और कल ही इनका प्रखंड रतनपुरा के लिए शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन में प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मनोनयन हुआ। जी, चाणक्य न्यूज इंडिया के नए हस्ताक्षर के कार्यक्रम में ऋषिकेश जी अर्थात रिंकू जी, आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। और जितने लोग देख रहे हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है हमारे तरफ। जी, आपका चयन प्रखंड शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन प्रखंड रतनपुरा के अध्यक्ष के रूप में हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि रतनपुरा ब्लॉक की किसी भी शिक्षा मित्र या किसी भी शिक्षक की अगर कोई भी समस्या होती है, यहाँ से लेकर जिले तक, जिले से लेकर प्रदेश तक, उसके लिए मैं कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। जी, आप एक शिक्षा मित्र भी हैं और एक शिक्षा मित्र की समस्याएं भी हैं। आज हम लोगों में शिक्षा मित्र की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। एक तो अल्प मानदेय है, वो भी समय से न मिलता है, उसकी कोई तारीख तय नहीं है। हम लोग प्रदेश स्तर पर बैठ कर ऐसा वार्ता करेंगे, जिला स्तर पर बैठ कर ऐसी वार्ता करेंगे कि एक निर्धारित समय हो जाए कि 5 को मिलेगा कि 2 को मिलेगा कि 10 को मिलेगा। इससे मेरे भाई जितने हैं वो ये समझ जाएंगे कि आज 10 तारीख है, शाम तक मेरी भी घंटी बज जाएगी, मैसेज का के खाते में मानदेय आ गया। इसके लिए अब हम अनवरत प्रयास मेरा जारी रहेगा। मेरे जिला अध्यक्ष बलराम चंद्र जी को लेके कोई भी समस्या होगी तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। एक शिक्षा मित्र जो है, आज के वर्तमान शिक्षा परिवेश में मैं देख रहा हूँ कि प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ की हड्डी, लेकिन ये सरकार, मैं दोषारोपित नहीं कर सकता, हम देख रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा का स्तर काफी गिरता जा रहा है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, बात तो सही है। विद्यालय का ताला खोलने का काम अगर करता है तो गांव का शिक्षा मित्र करता है, और ताला खोलने के बाद अगर पढ़ाई में मेहनत करता है, जीव जान से मेहनत करता है तो शिक्षा मित्र करता है। इसके बाद भी इनका मानदेय जो है कि अल्प मानदेय है, मात्र 10,000 रुपया मानदेय में हम लोग अपना काम चलाते हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, ऐसे में 10,000 रुपये में घर की व्यवस्था देखना बहुत ही कठिन है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप शिक्षा मित्र की समस्या को देख के, इनके बूढ़े माता पिता को देख के, इनके नौजवान बच्चों को देख के इनके विषय पर थोड़ा ध्यान देने की कृपा करें। समस्याएं तो शिक्षा मित्रों की ढेर सारी हैं और ये वर्तमान परिवेश में एक विद्यालय में, वो भी प्राथमिक शिक्षा में, रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। लेकिन आज प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है, वहीं इसके परिप्रेक्ष्य में हम कॉन्वेंट विद्यालयों में संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। ये भी मैं मानता हूँ कि शिक्षा मित्र हो या पूर्णकालिक शिक्षक हो, जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी ट्रेन टीचर आते हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षा के में पढ़ाने वाले हों या शिक्षा मित्रों को भी उस तरह की गाइडेंस और उस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी प्राथमिक शिक्षा में छात्रों की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है। इसमें किसको दोषारोपित आप कर सकते हैं? क्या कारण हो सकता है? दोषारोपित यदि न करें तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, बच्चों की समस्या तो है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे कम हो रहे हैं, कॉन्वेंट में बच्चे जा रहे हैं। उसका टोटल श्रेय सरकार को है।
अध्यापक की जिम्मे इतना काम है, कभी बीएलओ की ड्यूटी लगा दो, कभी जो है कि उनको चुनाव ड्यूटी लगा दो, तो कभी जनगणना की ड्यूटी लगा दो, तो कभी कुछ लगा दो। तो जब शिक्षक व्यस्त रहेगा, बीएलओ के कार्य में रहेगा, एक विद्यालय पे 4 लोग शिक्षक हैं, 3 लोग शिक्षक हैं, अध्यापक की कमी है। इसके बाद ड्यूटी लोग तरह तरह के बीएलओ की ड्यूटी करते हैं, फिर जनगणना की ड्यूटी करते हैं, बालगणना की ड्यूटी करते हैं, और जो है कि चुनाव की ड्यूटी कर रहे हैं। एक तो केवल शिक्षक समाज को दे दिया जाए कि नहीं, आपको केवल पढ़ाना है। तो आज भी बच्चों की संख्या, मैं संकल्प ले रहा हूं कि आज भी बच्चों की संख्या कॉन्वेंट से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। अगर केवल शिक्षक का काम केवल शिक्षा देने का हो तो अपना वो कार्य अच्छी तरह से निर्वहन करेगा, और किसी भी प्राथमिक विद्यालय पे बच्चों की संख्या कम नहीं होगी। और किसी भी कॉन्वेंट से हमारे प्राथमिक विद्यालय के जितने लोग हैं वो टेट पास हैं, बीटीसी किए हुए हैं। इसके बाद भी इतना काम है, इतना बोझ है अध्यापकों पे, मोबाइल से ये ऐप भरिए, मोबाइल से वह काम करिए। अगर जिस दिन बोझ कम हो जाए, जिस दिन ड्यूटी लगना बंद हो जाए, केवल शिक्षण कार्य ही हमको करना होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि जो है कि हर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या कॉन्वेंट से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी बात, इसमें सारा दोष प्रशासनिक अमला और हमारी सरकार को जाता है। काश ये भी देखने को मिलता है बहुत समय पहले, यदि हम माने कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया जाए कॉन्वेंट के अकॉर्डिंग, जबकि मैं इस चीज़ को भली भांति जानता हूँ कि प्राइवेट विद्यालयों में अनट्रेन टीचर होते हैं, फिर भी वहाँ पे भीड़ होती है, और आप लोग इस परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा काम भी करते हैं, अथक प्रयास और कड़ी मेहनत करते हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ तंत्र में ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पीछे कर रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, प्राथमिक विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ते हैं सभी गरीब परिवार से आते हैं, और कॉन्वेंट में यहाँ फीस लगती है, किताब का अधिक पैसा लगता है, और हमारे यहाँ हर व्यवस्था निःशुल्क है। और गरीब घर के बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चों में कुछ परेशानी है, चाहे उनके मम्मी हो, पापा हो, कभी धान काटने का सीजन आ जाता है, कभी गेहूँ काटने का सीजन आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा 2-4 दिन विद्यालय नहीं आता है। 2-4 दिन विद्यालय नहीं आने पे क्या हुआ कि 4 दिन तो उसकी पढ़ाई बैक हो गई। और कॉन्वेंट में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर कॉन्वेंट में बच्चा नहीं जाएगा तो पहले उसको कोई भी पेरेंट्स उसको जो है कि एप्लीकेशन विद्यालय में देंगे, और उसके तहत जो है कि वो बच्चा घर पे रहेगा। हमारे पास लाख कहने के बाद भी गरीब परिवार से आने वाले लोगों के बच्चे रेगुलर विद्यालय में नहीं आ पाते हैं। इसका हम लोग प्रयास अब कर रहे हैं कि घर घर जाके बच्चों को लाने का भी कार्य कर रहे हैं। जी, तो आपकी समझ में शिक्षा मित्र के लिए क्या करना उचित रहेगा, ताकि वर्तमान परिवेश में एक शिक्षा मित्र का एक अलग स्टैंडर्ड और एक अलग नज़रिए से लोग शिक्षा मित्र को देखें? आप क्या करना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, माननीय यशस्वी योगी जी महाराज से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ जाता तो इस बुढ़ापे की स्थिति में उनका भी परिवार, बीवी, बच्चे, माता पिता थोड़ा ठीक हो जाता। मानदेय कम के वजह से, पारिवारिक लोड की वजह से इस समय सर पे ज़्यादा बोझ है, इसलिए शिक्षा मित्र आत्महत्या भी कर रहा है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस महंगाई को देखते हुए शिक्षा मित्रों के मानदेय पे जरूर विचार किया जाए। समानांतर शिक्षा के रूप में आप लोग एक अच्छा प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और सरकार से आपकी अपेक्षा सिर्फ अपने मानदेय को ही लेकर के है, या कुछ और भी मांग आप अपने प्रशासनिक अमले से और अपने इस प्रदेश के मुखिया से या फिर अन्य रूपों में क्या करना चाहेंगे कि शिक्षा मित्रों का स्तर सिर्फ मानदेय के अलावा भी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो समस्या हो सकती है? मानदेय के अलावा शिक्षा मित्रों की सबसे बड़ी समस्या है दवा की। अगर हम कहीं चाहते हैं कि किसी बढ़िया हॉस्पिटल में अपने बच्चे का या बुजुर्ग माता पिता की दवा करा लें तो 10,000 रुपया में संभव नहीं है कि जो है कि जाके हम दवा करा पाएँ। इसलिए हम लोग मजबूरी में किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ की निःशुल्क दवा हो जाती है, और दवा अच्छी न होने के बाद
या तो माता पिता की डेथ हो जाती है, या बच्चे जो है कि शिक्षा मित्रों के कुपोषित हो जाते हैं। और हम यही सरकार से अपेक्षा करना चाहेंगे कि कैशलेस का भी कुछ, आयुष्मान कार्ड का भी कुछ व्यवस्था हो जाए शिक्षा मित्रों पे, जो है कि शिक्षा मित्रों को आपके प्रखंड अध्यक्ष बनने से काफ़ी उम्मीदें जगी हुई हैं। आप एक जुझारू प्रतिनिधि हैं, संघर्षशील हैं और हर बिंदु पर विवेकवान और विवेकशील होते हुए हर पहलू को सोचते हैं। आप शिक्षा मित्रों को और भावी जो आपके विद्यालय में जो भावी भारत के भविष्य हैं, जो छात्र हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे में पहले से ये आदत है, किसी भी शिक्षा मित्र का सुख हो दुख हो कोई बात हो, अगर कोई भी व्यक्ति हमें फ़ोन करता है, आज ये नहीं है कि हम अध्यक्ष बन गए हैं, मुझे अध्यक्ष की कोई लालसा नहीं है। इस तरह भी हम चाहता हूँ कि शिक्षा मित्र हमारा परिवार है, हम अपने परिवार का कितना अच्छी तरह से देख रेख करूँ। कोई भी समस्या हो, अगर कोई भी मुझे वार्ता करे, कोई भी मुझे फ़ोन करे, तो उसके लिए मैं 12 बजे रात में तैयार हूँ। आज के प्राथमिक विद्यालय के छात्र और छात्राओं के अर्थात विद्यार्थियों के बारे में आप एक मूल मंत्र क्या देना चाहेंगे? देखिए, हम विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि मन लगा के पढ़ें। सब चीज़ पढ़ाई ही है। अगर बच्चा विद्या को अर्जित कर लिया तो समझिए वो हर चीज़ को अर्जित कर लिया। मैं गरीब परिवार से कहूँगा, गरीब परिवार के बच्चे जो हमारे विद्यालय में आते हैं, उनको कहूँगा कि आप आइए, रोज़ डेली विद्यालय आइए और मन लगा के विद्यालय में पढ़िए। घर जाके विद्यालय का जो होमवर्क है, विद्यालय का जो काम है, उसको नियमित रूप से किया करें। आज का शिक्षक, चक्की चौराहों पर मैं भी घूमता हूँ तो देखता हूँ लोग काफ़ी शिक्षकों को बदनाम करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो देखिए, जिसको बदनाम करना है वो करेगा। कुछ लोग खाली होते हैं चट्टी चौराहे पे, वो इधर की बात उधर, इधर की बात उधर। आज भी शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, अपनी पूरी निष्ठा से विद्यालय में कार्य करते हैं लोग, और जाते हैं तो पूरी ऊर्जा से बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया पर अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ शिक्षक जाते हैं और विद्यालय में सोते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ नियम का अपवाद भी होता है, कुछ नियम का अपवाद भी होता है। हो सकता है उसी अपवाद में लोग वैसे शिक्षक हों जो पढ़ाई के अलावा विद्यालय में जाके सो रहे हैं। ऐसा कहने का मतलब मैं ये लांछन नहीं लगा रहा, सोशल मीडिया के माध्यम से हमको देखने को मिलता है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप प्रखंड अध्यक्ष हुए हैं, तो क्या इस पर शिक्षकों को आप कुछ राय देंगे? इस बात से सहमत हम हैं, लेकिन जो है कि हर नियम में कुछ न कुछ अपवाद होता है। यानी आप इस चीज को मानते हैं कि हमारे कुछ शिक्षक ऐसे हैं? हाँ, हम भी कुछ देखते हैं, लेकिन भाई वो अपवाद में मान लीजिए। तो कहने का मतलब हमारा परम जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हमारा कार्य क्या है, और हमारा कार्य है शिक्षण कार्य का काम करना होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारी सेवा और उससे मिलने वाला पारिश्रमिक हमारे बच्चों के ऊपर ही लगता है, हमारे परिवार के ऊपर लगता है। तो यदि हम सही तरीके से धन को अर्जित करते हैं और सही रूप से शिक्षा देते हैं, तो उस धन का अर्जन हमारे परिवार में सही रूप से होता है। यदि गलत तरीके से जाके आराम करते हैं या दूसरे के भविष्य को खराब करते हैं, तो शायद मेरी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित नहीं हो सकता है। आप तो ऐसे शिक्षकों के बारे में या ऐसे शिक्षा मित्रों के बारे में जो सिग्नेचर करने के बाद या बायोमेट्रिक करने के बाद विद्यालय से निकल आते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे लोगों से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहले आपका कर्तव्य है कि आप कम से कम विद्यालय टाइम में बच्चों को जितना शिक्षा देना हो वो आप जाकर दे सकते हैं। हमारे पिताजी भी शिक्षक थे, लेकिन घर का कोई इमरजेंसी भी काम रहता था, अगर 9 बजे से विद्यालय है तो 8 बजे घर साइकिल चला के जाते थे और विद्यालय ससमय पहुंचते थे, और विद्यालय पढ़ाने के बाद ही घर आते थे। तो मैं सभी लोगों से कहना यही चाहूँगा कि आपका जो काम है उसको पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग करिए। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है कि चाहे शिक्षा मित्र हो या शिक्षक बंधु हो, अपने आला अधिकारियों की प्रताड़ना से परेशान है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सही बात तो ये है कि कोई भी आला अधिकारी हो, अगर हमारा अधिकारी चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो,
कोई भी अध्यापक है, शिक्षा मित्र है, जितना प्रेम से अगर कोई हमको काम कराना है और अच्छा काम कराना है तो प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर प्रेम से आप चाहें तो किसी भी शिक्षक से कोई भी काम करा लें। समय के बाद अगर 5 घंटा अधिक चाहते हैं, अगर प्रेम की भाषा है किसी अधिकारी में, वो ब्लॉक सबसे आगे जाएगा। तो क्या आप मानते हैं कि हाँ, कुछ शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों में ऐसा दोष है? अभी तो हमारे ब्लॉक में चाहे और जगह देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग ठीक हैं, सब लोग सबसे बढ़िया से पेश आते हैं। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी भी हैं रतनपुरा ब्लॉक के, वो भी आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं है, न शिक्षक की कोई समस्या, न कोई शिक्षा मित्र की समस्या। सबसे प्रेम से मिलना, सबसे प्रेम से बातें करना, प्रेम से बातें करके अपने कार्य को करवा लेना। और हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी भी जब से ये हैं तब से किसी शिक्षक या शिक्षा मित्र को कोई परेशानी नहीं। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूँ। आप अपने आला अधिकारी, विशेष रूप से खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन मैंने कई बार उनको टेलीफोन किया, वो टेलीफोन तक नहीं उठाते। अफसोस काफ़ी रहता है। खैर, आप कह रहे हैं कि देखिए सर, ऐसी बात है कि फ़ोन उठाना या न उठाना, फ़ोन अगर कहीं आदमी रख दे, कोई काम ही कोई कर रहा है, तो उस परिस्थिति में फ़ोन नहीं उठ पाता है। ऑफिस टाइम में फ़ोन कोई ऑफिस टाइम में भी देखिए, जो उच्च अधिकारी हैं उनके जिम्मे काम है। किसी विद्यालय पे अगर चेक कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो उसमें हम भी शायद समझते हैं कि पहले फ़ोन उठाना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम समय पाएँ तो बैक कॉल कर दें। चलिए, आपने हमें काफ़ी समय दिया, शिक्षा मित्रों की समस्याओं को शेयर किया, और उसके समाधान से भी आपने अपने सरकार से ये निवेदन किया कि हमारी समस्याओं को सुना जाए, हमारी परेशानियों को समझा जाए और उसका निदान किया जाए। आपने हमें अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, आप प्रखंड स्तर के शिक्षा मित्रों की समस्याओं के साथ उनके समाधान की तरफ दिल से अग्रसर रहें, ये मेरी आपको बधाई, शुभकामना। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। जी, धन्यवाद।